नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 में भाग 6 तक पढ़ लिया था। भाग 6 में आपने मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के बारे में जाना, एरविन चारगाफ के नियम के बारे में जाना और वाटसन एवं क्रिक ने जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब आते हैं हम भाग 7 में, उसके आगे टॉपिक्स बारे में बताएंगे जो कि होगा डीएनए की पूरकता के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे क्वेश्चन किया गया था भाग 6 में, उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन किया गया था कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किस विधि द्वारा यह ज्ञात किया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे विवर्तन यानी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी विधि द्वारा यह ज्ञात किया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था एरविन चारगाफ का नियम क्या है। तो एरविन चारगाफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी जीव में उपस्थित डीएनए में प्यूरिन की मात्रा सदैव पिरिमिडिन के बराबर होती है। यानी जितना एडनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल कब प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर होगा 1953 में। आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए का व्यास कितना होता है। तो डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। आइए भाग 7 के टॉपिक को देखते हैं जो कि है डीएनए में क्षार युग्मों की पूरकता। आपको ये पता है कि डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एकदम समान नहीं होता, बल्कि पूरक होता है। पूरक मतलब कि यहाँ पर अगर नाइट्रोजन क्षार ग्वानिन है तो हमेशा यहाँ पर साइटोसिन होता है, यहाँ पर ग्वानिन नहीं होगा। ठीक है, यानी एक डीएनए में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएँ होती हैं वो एक समान नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के पूरक होती हैं। ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है, थाइमिन के सामने हमेशा एडनिन होता है। ये बातें पहले ही बताए हैं, अभी भी वही चीज़ें, कुछ बातें। इसलिए रीज़न क्या है कि आखिर क्यों प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन ही क्यों होता है, प्यूरिन के सामने प्यूरिन क्यों नहीं होता, यानी एडनिन के सामने ग्वानिन क्यों नहीं होता, या एडनिन के सामने एडनिन क्यों नहीं होता। इसी का रीज़न हम देखने के लिए इसको बता रहे हैं। तो पहला तो ये कि डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला समान नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के पूरक होती हैं। सदैव प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन ही आता है। प्यूरिन के सामने कौन आता है? सदैव पिरिमिडिन ही आता है। कभी भी प्यूरिन के सामने प्यूरिन नहीं आता। इसका रीज़न क्या है? प्यूरिन के सामने प्यूरिन नहीं आता या पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन नहीं आता। इसका रीज़न ये है, पहला तो ये कि डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इतने व्यास में केवल एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्यूरिन जो होते हैं, एडनिन और ग्वानिन, ये द्विचक्रीय होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बड़ा है। इस वजह से 20 एंगस्ट्रॉन में केवल एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही आ सकते हैं। एक ये रीज़न हो गया कि क्यों प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन ही होता है, प्यूरिन के सामने प्यूरिन क्यों नहीं होता। पहला रीज़न ये कि डीएनए का व्यास कम है, इस वजह से इसके अंदर सिर्फ एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही फिट बैठ सकता है। दूसरा, नाइट्रोजन क्षारकों में हाइड्रोजन दाता और हाइड्रोजन ग्राही का जो संबंध है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन में विशेष बैठता है। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, प्यूरिन एडनिन हो गया, पिरिमिडिन थाइमिन हो गया। अब इसके आप हाइड्रोजन दाता को देखो और हाइड्रोजन ग्राही को देखो, तो ये देखो हाइड्रोजन दाता ये हो गया, हाइड्रोजन ग्राही ये हो गया। तो ये फिट बैठता है, एडनिन के साथ थाइमिन का जोड़ी फिट बैठता है कि वो एक हाइड्रोजन दाता उसके पास है, एक हाइड्रोजन दाता इनके पास है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। थाइमिन ये हो गया। साइटोसिन और ग्वानिन का देखिए, साइटोसिन एक पिरिमिडिन है, ये एक प्यूरिन है। इनका अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे
तो इनमें भी बॉन्डिंग बनने की संभावना सही तरीके से पाई जाती है। यानी कोई मैग्नेट है तो वो मैग्नेट से जुड़ेगा या किसी लोहे से जुड़ेगा, स्टील से नहीं जुड़ पाता क्योंकि वो चीज़ें उसमें नहीं है। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन ग्राही और हाइड्रोजन दाता का जो संबंध इन दोनों के बीच बना हुआ है वो इस तरह से है कि इन दोनों के बीच में ही वो जुड़ेंगे, अन्य किसी के नहीं। तो दो रीज़न होते हैं क्यों प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन नहीं आता है। एक तो ये कि डीएनए का व्यास कम है, 20 एंगस्ट्रॉन व्यास है। इतने कम व्यास में केवल एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही आ पाएगा। दूसरा, प्यूरिन और पिरिमिडिन के मध्य हाइड्रोजन दाता और हाइड्रोजन ग्राही का संबंध उनके विशेष क्षार के पास होता है। यानी एडेनिन एक विशेष क्षार थाइमिन से ही जुड़ेगा, अन्य किसी से नहीं जुड़ता। ठीक है, थाइमिन से ही जुड़ेगा, साइटोसिन से नहीं जुड़ता। तो ये दूसरा रीज़न होता है। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक समान नहीं होती। अभी बताएं, एक दूसरे के पूरक होती हैं, समान नहीं होती, एक दूसरे की पूरक होती हैं। इसका कारण नाइट्रोजनी क्षारों की युग्म बनाने की विशेषता है। सदैव एक श्रृंखला का प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन से ही जुड़ता है। श्रृंखलाओं का आपस में पूरक होना व क्षारकों का जोड़े बनाना दो कारणों की वजह से होता है। एक तो ये कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के मध्य केवल 20 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, यानी व्यास कम है। इस वजह से इतने कम अवकाश में, इतने कम स्पेस में, जगह में केवल एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही आ सकते हैं, क्योंकि प्यूरिन द्विचक्रिक होता है, पिरिमिडिन एक चक्रिक होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ के आ सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉन में। प्यूरिन, अगर दोनों प्यूरिन होंगे तो द्विचक्रीय हो जाएगा, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उतना स्पेस ना होने की वजह से प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ता है। इसका कारण डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच में सिर्फ एक प्यूरिन व पिरिमिडिन ही जुड़े रहते हैं। दूसरा कारण क्या है? नाइट्रोजनी क्षारकों पर उपस्थित हाइड्रोजन दाता और हाइड्रोजन ग्राही स्थलों में पाई जाने वाली समानता के आधार पर केवल प्यूरिन ही विशिष्ट पिरिमिडिन से जुड़कर नाइट्रोजनी क्षार युग्म बनाते हैं। युग्म मतलब पेयर बनाते हैं। क्षार युग्म का मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाता है, ये एक पेयर बना लेता है, क्षार युग्म। इसी को कहते हैं क्षार युग्म, इस पूरी संरचना को। अतः इसी वजह से थाइमिन एडेनिन से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अतः डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की इस विशेष प्रकार की युग्मता यानी पेयरिंग के आधार पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रमांक पता चलने पर दूसरी श्रृंखला में भी क्षारकों का क्रमांक निर्धारित किया जा सकता है। आपको पता है कि अभी सब कुछ क्लियर हो गया कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला समान नहीं होती बल्कि पूरक होती हैं। अगर इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा, इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन होगा। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन ये भी पता है कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आता है। तो यदि इनमें से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नहीं है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जानकारी आपको है, तो क्या दूसरा निकाल नहीं पाओगे? सिंपल। कहने का मतलब ये है कि जब सारी चीज़ें तय हैं कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा। अगर डीएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में दिए गए नाइट्रोजन क्षार हमें पता है तो हम दूसरे का निकाल नहीं पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे? दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा? आपको पता है एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ता है, लो निकल गया। साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। हो गया, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आ गई।
3 डैश टू 5 डैश, 5 डैश टू 3 डैश। क्लियर है बात? जब हमें डीएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में पता हो तो हम दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला उसका निकाल सकते हैं। यानी यहीं पर अगर आप देखोगे, यहीं पर अगर हम मान लो इसको काट देते हैं, हमें मान लो ये पता ही नहीं है क्या है इधर, हमें डीएनए का सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड सिरा दिया गया है, एक न्यूक्लियोटाइड सिरा, तो हम इसके दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? एडनिन है तो एडनिन के सामने सदैव थाइमिन है तो एडनिन होगा, एडनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन होगा, एडनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा, थाइमिन है हमेशा एडनिन होगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा, एडनिन है तो थाइमिन होगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा। देखिए ATGTC AGTGG, यही तीन ही याद रखिए, ATG। अब देखिए ATG है ना, देखिए ATG। क्लियर है? हमें डीएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जानकारी होगी तो हम दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी नीट वगैरह में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हूँ कि डीएनए की मान लो कि एक श्रृंखला में GGAAT क्षार क्रम है तो उसके दूसरी श्रृंखला में क्या क्षार होगा? सिंपल, ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन C हो गया। ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन C हो गया। एडनिन के साथ थाइमिन T हो गया। एडनिन के साथ थाइमिन T हो गया। थाइमिन के साथ एडनिन A हो गया। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जानकारी है तो दूसरे के हम निकाल सकते हैं। फास्फेट समूह और शुगर तो वही होंगे, डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो जाएगा और फास्फेट PO4 हो जाएगा, वो तो समान होते हैं। नाइट्रोजन क्षार अलग अलग इस तरह से होंगे। अब एक आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, एक डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों की श्रृंखला इस प्रकार है: एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, 3 डैश 5 डैश। अब आपको इसका दूसरा श्रृंखला बताना है कि दूसरी श्रृंखला में क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी कॉपी में भी नोट करिए। एक डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दी गई है, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बताइए क्या होगा। ये तो हो गई समस्त बातें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से रिलेटेड। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका डीएनए का विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण। ये क्या होता है? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा जाता है कि बताइए यदि डीएनए को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा और उसी डीएनए को पुनः ठंडा करते हैं तो क्या होगा। याद रखेंगे, डीएनए को गर्म करने पर डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, पुनः उनसे ठंडा करने पर दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में आया? अब ये अलग कहाँ से होती हैं? आपको पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडनिन के सामने थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, साइटोसिन के सामने ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्वानिन के सामने साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, एडनिन के सामने थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। जब इस डीएनए को हम गर्म करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य टूट जाता है। तो ये जब टूटेगा तो दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। आइए फिगर में देखते हैं। देखिए, ये एक डीएनए है, इसको जब हम गर्म करते हैं, लगभग हम 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं, तब जो स्टैंड है वो अनवाइंड होना शुरू होंगे, यानी खुलना शुरू होंगे, और साथ ही इनके नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, टूटते चलेंगे, ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। याद रखेंगे, डीएनए को गर्म करने पर डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं, पुनः इसे ठंडा करने पर, कूल करने पर ये फिर से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़कर वैसा ही डीएनए बना लेती हैं। यही होता था जब ग्रिफिथ करते थे। ग्रिफिथ जब एसिस्टेन बैक्टीरिया को गर्म करते थे तो बैक्टीरिया तो मर जाता था, गर्म करने की वजह से डीएनए में भी बदलाव इस तरह से आता था, डिनेचुरेशन होता था, लेकिन जब ठंडा होता था तो पुनः डीएनए वैसे ही बन जाता था, डीएनए पर ताप का कोई असर नहीं हुआ था। क्लियर है बातें कि डीएनए को उच्च तापमान पर
गर्म करने पर अथवा अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखने पर, ये भी याद रखेंगे। गर्म करने पर या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखने पर इसके दोनों कुंडलनों के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों कुंडलन पृथक हो जाते हैं। ठीक है, दोनों लड़ियाँ अलग हो जाती हैं। डीएनए के दोनों कुंडलनों को इस प्रकार पृथक होना डीएनए का विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का अलग हो जाना क्या कहलाता है? विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। उसी डीएनए को पुनः ठंडा करने पर पृथक हुए कुंडलन पुनः जुड़ जाते हैं व डीएनए के डबल हेलिक्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पुनः आकृतिकरण यानी रीनेचुरेशन कहलाती है तथा यह सरल हाइड्रोजन बंध के कारण ही संभव हो पाता है। बस तो आपने जाना कि डीएनए को यदि हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं, पुनः उसे ठंडा करने पर वापस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि डीएनए को गर्म करने पर या अम्लीय माध्यम पर रखने पर या क्षारीय माध्यम पर रखने पर, तीनों चीज़ें याद रखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डीएनए के विभिन्न प्रारूप। अब डीएनए भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए रेखाकार होता है, जैसे कि मनुष्य वगैरह में, सभी में। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें डीएनए वृत्ताकार होता है, वृत्त बनाकर सर्किल बनाए रहता है। तो कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले आपको बता दूं। डीएनए के पहले आप दो प्रकार के बारे में जानें। एक होता है डीएनए रेखाकार। रेखाकार मतलब जिसका सिरा तय हो, फ्री एंड हो, उसका सिरा क्या हो? फ्री हो, ये हो गया रेखाकार। ये डीएनए है रेखाकार। एक सिरा है 3' तो दूसरा होगा 5', 3', 5'। ये क्या है? रेखाकार डीएनए है, जिसके ये जो एंड है ना, ये देखिए, ये एंड स्वतंत्र हो, किसी से जुड़े ना हो। ये एंड क्या हो? स्वतंत्र हो, किसी से जुड़े ना हो। ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं? रेखाकार डीएनए। ऐसे डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम्पल, यूकैरियोटिक कोशिका में। याद करिए, समस्त यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में रेखाकार डीएनए पाया जाता है। दूसरी, वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए में जो डीएनए होता है उसके फ्री एंड्स नहीं होते हैं, स्वतंत्र सिराएं नहीं होती, सिराएं आपस में जुड़ी होती हैं इस तरह से। अब इसमें 5', 3' कहाँ है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये जुड़े हैं। क्लियर है बातें? रेखाकार डीएनए में जो छोर होते हैं, सिरा जो होता है 3' सिरा, 5' सिरा, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी से जुड़े नहीं होते हैं। वृत्ताकार डीएनए में ये आपस में जुड़े होते हैं, इनमें स्वतंत्र सिराएं नहीं पाई जाती। स्वतंत्र सिराएं नहीं पाई जाती। ठीक, सॉरी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वृत्ताकार डीएनए का एग्जाम्पल क्या है? समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी सभी जीवाणुओं में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। एक और उदाहरण, यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक
कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में, लवक यानी प्लास्टिड्स में, वर्डी लवक, अवर्डी लवक, हरित लवक, इन सभी में, क्योंकि डीएनए 3 जगह पर पाया जाता है यूकैरियोट्स में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। लेकिन जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है वो रेखाकार होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक या सभी लवकों में जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छोड़ने वाला नहीं है, सब जगह आता नहीं है, और ज़्यादातर टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, आपने जाना कि डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, रेखाकार और वृत्ताकार। रेखाकार डीएनए जिनमें सिराएं स्वतंत्र होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है रेखाकार डीएनए? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। वृत्ताकार डीएनए जिनके दोनों सिरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। वृत्ताकार डीएनए किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। याद रखेंगे, वृत्ताकार डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब ये हिस्टोन क्या होता है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आगे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो आपको बताई गई हैं वो लिखी गई हैं। डीएनए की 2 प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, रेखाकार और वृत्ताकार। रेखाकार डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं तथा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये द्विवलयक यानी डबल स्टैंडर्ड होते हैं तथा हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। अब ये आगे बताया जाएगा कैसे गुणसूत्र बनता है हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर। वृत्ताकार डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते हैं। देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो यही होते हैं कि जैसे यहाँ पर रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए में आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? रेखाकार डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं। रेखाकार डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं, अभी बताए थे ना। 3' स्वतंत्र है, 5' स्वतंत्र है, किसी से जुड़ा नहीं है। 5' 3' स्वतंत्र है, किसी से जुड़ा नहीं है, तो दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं। लेकिन वृत्ताकार डीएनए में अगर आप देखो तो दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऐसे कहीं पर भी आपको ओपनड एंड नहीं मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एग्जाम्पल पूछा जाता है। अच्छा, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसमें हिस्टोन नहीं होता, इसमें हिस्टोन होता है। ठीक है, रेखाकार में हिस्टोन होता है, वृत्ताकार में हिस्टोन नहीं होता। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में पाए जाते हैं। कुछ विषाणुओं में रेखाकार डीएनए जबकि कुछ अन्य में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अगर हम वायरसेस की बात करें तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें रेखाकार डीएनए पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के डीएनए कुंडलित हो जाते हैं और कम स्थान में भी व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए ये फिगर है, ये है आपका वृत्ताकार डीएनए जिसमें कोई भी ओपन एंड नहीं है। ये कहाँ पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल दिया गया। प्रोकैरियोटिक सेल हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा था बहुत टाइम पहले, कोई एक टीचर थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि बताओ कि जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपने भी नहीं पढ़ा होगा, उस समय हमें भी उतनी नॉलेज नहीं थी और कभी पढ़ा भी नहीं कि जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या वगैरह। इतना जानते थे कि गुणसूत्र नहीं पाया जाता, डीएनए होता है उसमें बिखरा हुआ होता है इसको कोशिका द्रव में। लेकिन कई जगह पर मैंने भी पाया और उन्होंने भी मुझे आंसर दिया कि जीवाणु में एक गुणसूत्र होता है। तो याद रखेंगे ये बात भी, यहाँ पर भी वो चीज़ लिखी गई है कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम यानी प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक गुणसूत्र होते हैं। तो चलो, हमें नहीं पता था उस समय, हमने तो सुन लिया सर से डांट, लेकिन आप मत सुनना। जीवाणु में कोई पूछे कितने गुणसूत्र होते हैं? एक गुणसूत्र होते हैं। और कैसा होता है? सर्कुलर यानी वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार होता है। अब यहाँ पर देखें, रेखाकार डीएनए में ये किसी से जुड़ा नहीं है, ये फ्री है, ये रेखाकार डीएनए है। ठीक है, अगर यही किसी से जुड़ गया होता तब रेखाकार नहीं कहलाता। क्लियर है बातें रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए में। अब हम देखेंगे डीएनए के 5 स्वरूप। डीएनए के 5
स्वरूप, ये भी कह सकते हैं कि डीएनए 5 प्रकार का पाया जाता है। वो आकार के आधार पे था और यहाँ पर उनकी पिच की दूरी और नाइट्रोजन क्षारों के संख्या कि एक पिच में कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन क्षार, उनकी संख्या के आधार पर डीएनए 5 प्रकार का होता है। सिंपल है, कुछ नहीं, ABCD आप पढ़े होंगे, ABCD 4 हो गए, आखिरी 5वां Z। बस इस तरह से याद कर सकते हैं। A डीएनए, B डीएनए, C डीएनए, D डीएनए और Z डीएनए। सिंपल है, 5 प्रकार के। अब बस कुछ बातें याद रखनी है, वो ये कि इनके एक पिच की दूरी कितनी होती है। पहले तो यह याद करेंगे कि इनका कुंडलन कैसा होता है। कुंडलन यानी राइट हैंडेड फैशन में होते हैं या लेफ्ट हैंड फैशन में होते हैं। दूसरा, एक पिच की दूरी कितनी होती है। और तीसरा, एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन क्षार। एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस। ए डीएनए का कुंडलन कैसा होता है, दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में। मैंने आपको उस समय पहले बताया था, जब मैंने मॉडल दिखाया था तभी बताया था कि मैक्सिमम डीएनए दक्षिणावर्ती ही होते हैं। केवल एक डीएनए वामावर्ती यानी लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा होता है, वो जेड डीएनए है। यानी यहाँ पर जितने भी डीएनए आप देखोगे सभी क्या हैं, दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती इसे कहते हैं क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन। बी डीएनए भी दक्षिणावर्ती होते हैं, सी डीएनए भी दक्षिणावर्ती होते हैं, डी डीएनए भी दक्षिणावर्ती होते हैं, लेकिन जेड डीएनए वामावर्ती होता है। वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ होता है। एंटी क्लॉकवाइज या इसे हम लेफ्ट हैंड फैशन भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड फैशन। क्लियर है बात? एक मिनट, मैंने बताया था ना कि डीएनए हमेशा, सभी डीएनए हमेशा राइट हैंडेड फैशन में यानी दक्षिणावर्ती, इसको पकड़ के ऐसे इस तरफ से घुमाओगे ये होता है दक्षिणावर्ती, ठीक है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक किधर से चलता है, ऐसे चलता है ना, सुई आपकी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं, तो इसे कहते हैं दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में। तो सभी डीएनए दक्षिणावर्ती होते हैं, लेकिन एक डीएनए जेड डीएनए जो होता है वो उल्टा होता है यानी राइट हैंडेड फैशन में। पकड़ के इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है, ये होता है वामावर्ती। तो वामावर्ती घुमा होता है कौन, जेड डीएनए। क्लियर है बात? इजी है। उसके बाद एक पिच की दूरी देखते हैं, किस डीएनए में एक पिच की दूरी कितनी होती है। जैसे ए डीएनए है तो ए डीएनए में एक पिच की दूरी कितनी होती है, 28.15 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए में एक पिच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। सी डीएनए में एक पिच की दूरी कितनी होती है, 19 एंगस्ट्रॉम। डी डीएनए इसकी जानकारी नहीं है, छोड़ दीजिए। जेड डीएनए 45 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, ठीक है। ये हो गया एक पिच की दूरी कि ए डीएनए में कितना होता है, बी डीएनए में कितना होता है, सी डीएनए में कितना होता है, डी डीएनए की पिच की दूरी की पता नहीं चल पाया जेड डीएनए के बारे में।
अब एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? ए डीएनए के एक पिच में कुल 11 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 11 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बी डीएनए के एक पिच में कुल 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इसी के बारे में आपको डिटेल डीएनए के बारे में बताया गया था वाटसन एंड क्रिक के मॉडल। उसी में 34 एंगस्ट्रॉन उसके एक पिच की दूरी थी, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये भी आपको बताया गया था। सी डीएनए में एक पिच में 9 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डी डीएनए में एक पिच में 8 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और जेड डीएनए में 12 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। बस इतना पॉइंट याद करना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर 5 स्वरूप से, और कुछ भी नहीं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको जेड क्यों कहते हैं। इसको जेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जेड डीएनए में शर्करा और फास्फेट दंड टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग होते हैं, और इसी वजह से इसे जेड डीएनए कहा जाता है। जिगजैग, जिग से जेड पहला के लेटर, इसी से इसका नाम जेड डीएनए पड़ा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, तुरंत याद करिए। डीएनए के 5 स्वरूप कौन कौन से? ए बी सी डी जेड। ठीक, ए में सभी डीएनए का ए से लेकर डी तक क्या होते हैं? दक्षिणावर्ती होते हैं। जेड डीएनए एक ऐसा डीएनए है जो वामावर्ती होता है, उल्टा मुड़ा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद पिच की दूरी, ए डीएनए की पिच की दूरी 28.15 एंगस्ट्रॉन, बी की 34 एंगस्ट्रॉन, सी की 19 एंगस्ट्रॉन, डी की मालूम नहीं है, और जेड डीएनए की 45 एंगस्ट्रॉन। बात करते हैं एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ए में 11, बी में 10, सी में 9, डी में 8 और जेड में 12। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस क्रम में रख दिया है कि ताकि नाइट्रोजन क्षारकों में कोई दिक्कत ना आए। 11, 10, 9, 8 घटते क्रम में, और लास्ट में जेड है। जेड को हमेशा अलग रखेंगे, जो कि विशेष है, अलग है 12। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये तो हो गया डीएनए के 5 स्वरूप के बारे में। आइए, डीएनए के 5 स्वरूप कौन कौन से? डीएनए के 5 स्वरूप ए बी सी डी और जेड डीएनए होते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड युग्मों के मध्य की दूरी और कुंडलिनी में न्यूक्लियोटाइड युग्मों की संख्या व कुंडलिनी की दिशा में विभिन्नताएं होती हैं। तीनों चीज़ें मैंने बताया, कुंडलिनी की दिशा, दूरी, पिच की दूरी, पिच में नाइट्रोजन क्षार संख्या। अब देखिए ए डीएनए, इसके प्रत्येक कुंडलिनी में 11 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है, और पिच की दूरी 28.15 एंगस्ट्रॉन होता है। याद करा दिए हैं। बी डीएनए में देखिए एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है, और दूसरा इसमें एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए का यह स्वरूप समस्त कोशिकाओं में कार्यकीय अवस्था में पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में पाया जाता है। इसी नाते इसी के बारे में ज़्यादातर बताया जाता है। सबसे ज़्यादा डीएनए के बारे में बी डीएनए की ही चर्चा की जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था जो डीएनए का मॉडल, उसमें बताया कि एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो बी डीएनए के बारे में ही था, क्योंकि कोशिका में सबसे ज़्यादा कार्यकीय अवस्था में बी डीएनए ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सी डीएनए है। सी डीएनए में एक पिच में 9 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है, और इसके एक टन का व्यास, एक पिच की दूरी 31 एंगस्ट्रॉन और व्यास 19 एंगस्ट्रॉन होता है। वहाँ पर मुझसे गलती हो गई, उसको सही कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 31 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, 19 नहीं। सी डीएनए की पिच की दूरी 31 एंगस्ट्रॉन होता है। वही तो मैं सोचूं कि इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया। इसका व्यास 19 एंगस्ट्रॉन होता है। डी डीएनए के बारे में एक पिच में 8 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है। जेड डीएनए के बारे में इसके प्रत्येक कुंडलिनी में 12 नाइट्रोजन क्षार होता है, वामावर्त कुंडलित होता है, और साथ ही इसके एक पिच की दूरी 45 एंगस्ट्रॉन होती है। कंप्लीट जो आपको बता दिया गया है। चूँकि इसके शर्करा फास्फेट रज्जु टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग होते हैं, अतः इसे जेड डीएनए कहा गया। जेड डीएनए मुख्यतः जीनोम में उन स्थान पर पाया जाता है जो कोशिका कार्यकीय नियंत्रण से संबंधित हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड डीएनए कहाँ पर पाया जाता है?
तो जेड डीएनए कोशिका के उस स्थान पर पाया जाता है जो कोशिका कार्य की नियंत्रण से संबंधित होती है। यानी जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के उस स्थान पर पाया जाता है जो कोशिका नियंत्रण के से संबंधित होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है डीएनए का सक्रिय व निष्क्रिय भाग, अर्थात कोडिंग और नॉन कोडिंग क्षेत्र। अब इसको समझने से पहले कुछ बातें आप जान लें। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए का सक्रिय और निष्क्रिय भाग का मतलब क्या होता है? डीएनए का वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने में सहायक होता है उसे हम सक्रिय भाग कहते हैं। मान लो कि डीएनए का इतना भाग एमआरएनए बनाता है जो प्रोटीन बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाग जो है डीएनए का, ये भाग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? सक्रिय भाग। और डीएनए के सक्रिय भाग को क्या कहा जाता है? एक्सॉन्स कहा जाता है। डीएनए के सक्रिय भाग को एक्सॉन्स कहते हैं। मान लो डीएनए का ये भाग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में भाग नहीं लेता, किसी भी आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता, तो ये क्या है? ये निष्क्रिय भाग है, इनएक्टिव रीजन, निष्क्रिय भाग। और डीएनए के निष्क्रिय भाग को इंट्रॉन्स कहते हैं। याद करिए, डीएनए के निष्क्रिय भागों को इंट्रॉन्स कहते हैं। हालांकि ये बातें आगे फिर बताई जाएंगी तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत यहीं से याद करना चाहिए आपको कि डीएनए के दो भाग होते हैं। एक वो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने में भाग लेता है या सभी प्रकार के आरएनए को बनाता है, उसे हम सक्रिय भाग कहते हैं या उसे एक्सॉन्स कहते हैं। अब इस सक्रिय भाग में संरचनात्मक भाग और नियामक भाग भी होता है, तो उस कंप्लीट संरचना को सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन्स, ठीक है, सिस्ट्रॉन्स याद करिए। डीएनए का सक्रिय भाग क्रियात्मक भाग और नियामक भाग दोनों मिलाकर कंप्लीट सिस्ट्रॉन कहलाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं डीएनए के सक्रिय भाग को सिस्ट्रॉन या एक्सॉन्स कहते हैं। डीएनए के सक्रिय भाग को सिस्ट्रॉन्स या एक्सॉन्स कहते हैं। डीएनए के निष्क्रिय भाग को इंट्रॉन्स कहते हैं, जो किसी भी आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता। सिंपली अभी आप ऐसे याद करिए, आगे सब कुछ क्लियर होगा। सीधा सीधा याद करिए, डीएनए के सक्रिय भाग को जो सभी प्रकार के आरएनए को बनाने में भाग लेता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने में भाग लेता है, सिस्ट्रॉन या एक्सॉन्स कहते हैं। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, आगे बता देंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद डीएनए का वह भाग जो किसी भी आरएनए को नहीं बनाता, किसी पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं करता, उसे हम इंट्रॉन्स कहते हैं या निष्क्रिय भाग कहते हैं। देखिए, डीएनए का सक्रिय और निष्क्रिय भाग। यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक डीएनए का सक्रिय या कोडिंग क्षेत्र, जिसे एक्सॉन्स कहते हैं। डीएनए के सक्रिय भाग को कोडिंग रीजन भी कहते हैं या उसे एक्सॉन्स भी कहते हैं। ये सारी बातें आगे बताई जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है। डीएनए के सक्रिय भाग को कोडिंग क्षेत्र या एक्सॉन्स कहते हैं। डीएनए का वह खंड जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है और इसमें संरचनात्मक अनुक्रम और नियामक अनुक्रम दोनों होते हैं, तब इसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन के कोडिंग भाग को एक्सॉन्स कहते हैं। दोनों हैं सिमिलर, एक्सॉन्स कहिए चाहे सिस्ट्रॉन कहिए, बात एक ही है, लेकिन बस ये क्या सिस्ट्रॉन एक्सॉन से बड़ा हो जाते हैं। सिस्ट्रॉन एक्सॉन से बड़ा हो जाते हैं क्योंकि सिस्ट्रॉन में संरचनात्मक जीन, नियामक जीन सब आते हैं। सिस्ट्रॉन के कोडिंग भाग को एक्सॉन्स कहते हैं।
या विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। अच्छा, डीएनए का निष्क्रिय भाग जिसे नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। नॉन कोडिंग क्षेत्र मतलब किसी को भी कोड नहीं करे, किसी आरएनए को ना बनाए, किसी पॉलीपेप्टाइड को ना बनाए, उसे हम निष्क्रिय भाग या एंट्रॉन्स कहते हैं। डीएनए का अधिकतर भाग आरएनए में अनुलेखित नहीं होता तथा आनुवंशिकी व कोशिका कार्यों में किसी प्रकार से भाग नहीं लेता। इसे नॉन कोडिंग क्षेत्र या अक्रियाशील भाग या इंट्रॉन्स कहते हैं। अब इसमें एक खास बात यह कि इन खंडों में नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रमों की अनेक बार पुनरावृत्ति होती है। नाइट्रोजनी क्षारकों की अनेक बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे GGAAT, तो ये कई बार पुनरावृत्ति ऐसे होगा, GGAAT, GGAAT, तो इन नाइट्रोजन क्षारकों का कई बार पुनरावृत्ति होता है। इन पुनरावृत्ति खंडों को रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? इंट्रॉन्स भाग में या निष्क्रिय भाग में। एक ही जाति के जीवों में कुछ पुनरावृत्तीय खंड निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। एक ही जाति के जीवों में, मान लो मनुष्य में ही पुनरावृत्ति खंड एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग जीन कहते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा था बोर्ड में कि जंपिंग जीन क्या होता है। तो वे पुनरावृत्ति खंड जो निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते हैं जंपिंग जीन कहलाते हैं। वास्तविक जीन अपने स्थान पर ही पाए जाते हैं और कहीं और जंप नहीं करते हैं, इसे नॉन जंपिंग जीन कहते हैं। ये जो वास्तविक जीन होते हैं, जो आरएनए को बनाने में भाग लेते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने में भाग लेते हैं। नॉन कोडिंग जीन का होना इस बात का प्रमाण है कि यूकैरियोटिक कोशिका अपने कुल डीएनए के थोड़े भाग का ही प्रयोग करती है। यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों का होना यह बात बताता है कि यूकैरियोटिक कोशिका कि डीएनए अपने कुछ ही भाग का प्रयोग करता है, नॉन कोडिंग क्षेत्र को छोड़ देता है। देखिए, ये एक डीएनए है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें थोड़े बहुत भाग आपको दिखाए गए हैं। ये एक्सॉन है, सक्रिय भाग, ये एंट्रॉन है, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ऐसे क्रम लगे रहते हैं डीएनए पर। तो डीएनए का वह क्षेत्र जो सक्रिय होता है, जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने में भाग लेता है, वो क्या है? एक्सॉन्स, जिन्हें हम कोडिंग रीजन कहते हैं। और वे जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं, जो कि नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डीएनए के कार्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि डीएनए के कार्य बताइए। तो एक तो ये डीएनए का कार्य क्या है? आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में ले जाना, जनक से संतानों में ले जाना। और डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को जनकों से संतान में स्थानांतरित करता है। कुछ विषाणुओं में यह कार्य आरएनए करता है, जिनके बारे में आपको बताएं। कौन कौन से विषाणु हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है? बताइए, बताया था ना 6। कौन कौन से? पोलियोमाइलिटिस, टीएमवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, एंसेफेलाइटिस, और ये छठवां कौन सा? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी में भी 3 एग्जाम्पल था। कौन सा? I2, MS2, R17। सब कुछ याद करते चलिए। नेक्स्ट, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए एंजाइमों के संश्लेषण का नियंत्रण करके उपापचयी संबंधी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। डीएनए एंजाइम का संश्लेषण कैसे करता है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो डीएनए प्रोटीन को बनाता है और कुछ प्रोटीन जो होते हैं जो एंजाइम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए उन एंजाइमों के बनने को नियंत्रित करता है और वे एंजाइम उपापचयी संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली डीएनए उपापचयी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजता है। मैंने बताया था ना, डीएनए क्या करता है? डीएनए अपनी सूचना को एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है। एमआरएनए इसको राइबोसोम के पास ले जाता है और राइबोसोम उसे प्रोटीन बनने में मदद करती है।
डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यानी डीएनए अपनी सूचना ट्रांसफर कर देता है एमआरएनए पर, एमआरएनए राइबोसोम पर जाता है, राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजता है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए द्वारा किसको भेजता है, राइबोसोम को, और तब जाके राइबोसोम डीएनए प्रोटीन बना पाता है। राइबोसोम में स्थित आरआरएनए प्रोटीन निर्माण के स्थल की भूमिका अदा करता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो टीआरएनए होता है वे अमीनो अम्लों को ले आकर बार बार एक एक अमीनो अम्ल को पकड़ के लाकर राइबोसोम के पास भेजते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और वही कंडेंस होकर प्रोटीन बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आप याद कर लो। समझा भी रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो समझते हुए याद कर लो, और नहीं तो थोड़ा वेट करना, आगे जब बताया जाएगा कि प्रोटीन कैसे बनता है तब वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं है, वैसे जैसे यहाँ पर बता रहा है वैसे वहाँ पर भी बताएंगे। डीएनए से सूचना स्थानांतरित होता है एमआरएनए पर, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्लियर है? अब ये कैसे कैसे होता है, तो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए केंद्रक में से निकल के कोशिका द्रव्य में जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम पर जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए एक एक अमीनो अम्ल को पकड़ कर राइबोसोम के पास लाता है, और टीआरएनए राइबोसोम पर ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं। एक अमीनो अम्ल 2, 3, 4, 5 बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, और वो कंडेंस होकर प्रोटीन बना लेते हैं। श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम पर एकत्रित करता है और प्रोटीन संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चौथा देखते हैं। डीएनए कोशिकीय क्रियाओं, विभाजन, वृद्धि, संरचनात्मक प्रोटीन की संश्लेषण क्रिया का नियंत्रण भी करता है। यह क्रोमैटिन जाल का अधिकतर भाग बनाता है। केंद्रक में पाया जाने वाला क्रोमैटिन जाल डीएनए से ही मिलकर बना होता है। डीएनए में विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके दौरान पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन होता है। अलग डीएनए के सामान्य से थोड़ी सी भिन्न संरचना बनती है, जिससे नए जीव का विकास होता है। पुनर्संयोजन विनिमय होना जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। डीएनए के दो धागों में से, धागा मतलब वही स्टैंड बोला गया है, एक स्टैंड ये हो गया यानी एक धागा ये, दूसरा ये। तो डीएनए के एक धागे में से दो धागे में से एक धागा, वो धागा जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं रखता है, उसे सेंस स्टैंड कहते हैं। ये सब बातें हो सकता है अभी थोड़ी बहुत नहीं समझ में आएगी, छोड़ देना। आगे जब आप पूरा प्रोसेस पढ़ लोगे, कौन कौन से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जब पढ़ लोगे तीनों प्रोसेस, तो ये सब बातें समझ में आने लगेंगी। ये इतना आसान नहीं है, 2-2, 3-3 पेज का जो प्रोसेस है उसको एक लाइन में कहाँ समझ पाओगे। सेंस कोडाउन क्या होता है, एंटी सेंस कोडाउन क्या होता है, ये कहाँ भी समझ पाओगे। थोड़ा बहुत मैं प्रयास कर दूँ, अगर आप इसे खोलोगे तो ये दो श्रृंखलाएँ ऐसे बनेंगी। तो डीएनए के दो श्रृंखला में से ये एक पूरा श्रृंखला जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है, उसे हम सेंस कोडॉन कहते हैं, सेंस कोडॉन कहते हैं। और जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता उसे हम एंटी सेंस कोडॉन कहते हैं, एंटी सेंस। ठीक है, या स्टैंड, कोडॉन नहीं स्टैंड। तो इस धागे के सेंस स्टैंड कहते हैं जो आरएनए के अनुलेखन में, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसके दूसरे रज्जु को, यानी इसके दूसरे रज्जु को जो किसी भी एमआरएनए को बनाने भाग नहीं लेता, किसी प्रोटीन को बनाने में भाग नहीं लेता, उसे हम एंटी सेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं जो किसी भी प्रोटीन, आरएनए या प्रोटीन के संश्लेषण भाग नहीं लेता। आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है? देखें, पहला अंतर इधर लिखा है प्रोकैरियोटिक और इधर यूकैरियोटिक डीएनए। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए वृत्ताकार होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए रेखाकार होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए उसकी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए उसके केंद्रक में पाया जाता है। ये सब मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे पहला डिफरेंस क्या है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। याद करिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है, यानी जीवाणु में जो डीएनए होता है वो उसके कोशिका द्रव्य में ऐसे बिखरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है डीएनए,
ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है। पहला डिफरेंस याद करिए, पहला अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है। दूसरा, यह वृत्ताकार होता है, यह केंद्रक में रेखीय होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में वृत्ताकार होता है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था। तीसरा, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता। प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसके साथ प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिससे न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना बनती है। अभी आपको आगे बताया जाएगा डीएनए की पैकेजिंग में, इसी की जस्ट बाद वाला टॉपिक ही है कि डीएनए में जगह जगह पर हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर 8 हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। फिर उसके बाद लिंकर डीएनए पर एक और H1 हिस्टोन जुड़ जाता है, जिससे कंप्लीट संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो जुड़कर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये सब बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो डीएनए है वो वृत्ताकार डीएनए है और वृत्ताकार डीएनए में हिस्टोन होता नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में निष्क्रिय और नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है। नॉन कोडिंग डीएनए बहुत कम होता है, ज़्यादातर सक्रिय होते हैं, लेकिन इनमें निष्क्रिय और नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनमें सक्रिय से ज़्यादा निष्क्रिय डीएनए होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए एक अतिकुंडलित सुपर क्वाइल्ड गुणसूत्र बनाता है, जबकि इनमें केंद्रक डीएनए व प्रोटीन से बना न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या है, डीएनए कुंडलित होकर एक गुणसूत्र बनाती हैं। यूकैरियोटिक में भी गुणसूत्र बनाती हैं डीएनए, लेकिन कब, कोशिका विभाजन के समय। छठवां, प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में। इनमें अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए के छोटे वृत्ताकार खंड होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्लाज्मिड क्या है। पहला तो ये कि प्लाज्मिड क्या है, गुणसूत्रीय डीएनए के छोटे वृत्ताकार खंड, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए के छोटे वृत्ताकार खंड को प्लाज्मिड कहते हैं, या इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। गुणसूत्र जो डीएनए, गुणसूत्री डीएनए, उससे अतिरिक्त और डीएनए जो वृत्ताकार होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे जीवाणु वगैरह में, क्योंकि प्लाज्मिड का यूज 11 और 12 चैप्टर में भी आएगा। इसे हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं। इसमें देखिए यूकैरियोटिक डीएनए में न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इनमें प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कभी भी प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। बस ये हो गया प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। अब आता है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में भी अंतर पाया जाता है। बहुत सारे अंतर तो आपको जो मुझवानी याद होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये सब चीज़ें तो मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये और दूसरी श्रृंखला ये। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, केवल एक, ऐसे होता है। आया समझ में, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, यानी एक 3' to 5' होता है तो दूसरा 5' to 3' श्रृंखला का बना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। बताया था स्ट्रक्चर, ये हो गया CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अगर सेकेंडरी कार्बन पर OH रख दो तो क्या बन गया, राइबोस शर्करा। क्या हो गया, राइबोस शर्करा। लेकिन अगर इसी सेकेंडरी कार्बन पर OH की जगह पर H रख दो तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नेक्स्ट देखिए, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजन क्षार होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यहाँ पर थाइमिन पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होता है। इनमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन का अनुपात समान होता है, 1:2, 1:1। इनमें प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात समान नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये कि जितने यहाँ पर एडेनिन पाए जाएंगे उतने थाइमिन पाए जाएंगे। एडेनिन है तो उसके सामने थाइमिन होगा। चूँकि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अब इसमें क्या पता कि इसमें एडेनिन यहाँ पर है, थाइमिन यहाँ पर है, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन। अब क्या पता कि इसमें कितने नाइट्रोजन क्षार में कौन से थाइमिन कितना है, एडेनिन कौन सा कितना है, कैसे पता चल पाएगा? जब गिनोगे तभी पता चलेगा, अपने आप तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। हाँ, इसके अलावा एक और होता तो भले पता चल जाता। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कह देते हैं कि आरएनए इतना बड़ा है, तो बताओ कैसे पता चल पाएगा कि एडेनिन कितना है, थाइमिन कितना है, या प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा कहाँ बराबर हो पाएगी? एडेनिन 1, 2, 3, 4 हो गए प्यूरिन, पिरिमिडिन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 पिरिमिडिन, तो 4:5 का अनुपात आ रहा। तो यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात समान नहीं होता। पता नहीं कितना एडेनिन होंगे, पता नहीं कितना थाइमिन होंगे, ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अगर डीएनए की तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती तो बता ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आखिरी, डीएनए समस्त जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि आरएनए कुछ विषाणुओं जैसे टीएमवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा आदि में आनुवंशिक रूप से कार्य करता है। आरएनए प्रमुख रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक, बस ये था समस्त बातें अभी तक की डीएनए और आरएनए में अंतर, और प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर, डीएनए के 5 स्वरूप और डीएनए के 2 प्रकार कंप्लीट रूप से आपको बता दिया गया। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया है। और अब इसके आगे का टॉपिक होगा डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वृत्ताकार डीएनए किन जीवों में पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका के किस कोशिकांग में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है? नेक्स्ट, कौन सा डीएनए वामावर्त कुंडलित होता है? नेक्स्ट, बी डीएनए के एक पिच की दूरी कितनी होती है? नेक्स्ट, डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं समान नहीं होती बल्कि एक दूसरे की पूरक होती हैं, इसके 2 कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड किसे कहते हैं और कहाँ पर पाया जाता है? बस, बाकी आप सभी याद रखेंगे डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है और प्रोकैरियोटिक डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।